हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज डिस्कस करेंगे हम साइक्लोन के बारे में। यूपीएससी के लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट पीसीएस के प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोन, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो ये दो मेजर टॉपिक है जो काफी चर्चा में रहते हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में जो इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बारिश होती है, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जैसे अप्रैल के अंदर जो आंधी तूफान आते हैं, बारिश होती है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि जो अप्रैल मई या मार्च के अंदर जो बारिश हो रही है, या सर्दियों के अंदर जो इंडिया के अंदर बारिश हो रही है, वो पिछले कुछ सालों की कंपेयर में अब ज्यादा होने लगी है। तो उस पर बात करेंगे। देखो, साइक्लोन के बारे में आपने काफी सुना होगा। अब हम आज बात करेंगे कि साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन बनता कैसे है, उसके बाद ये लैंड पे आके कैसे तबाही मचाता है। तो आज ये दो तीन टॉपिक है हमारे। साइक्लोन हो गया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस हो गया। आगे हम फिर बात करेंगे यूएई फ्लड के बारे में। अभी देखो, 16 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना होती है, और जो हबीबी है, सारे हबीबी टेंशन में पड़ जाते हैं। कैसे कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बहुत बड़े लेवल पे बारिश होती है, और उससे क्या है कि वहां पे बाढ़ आ जाती है। तो यूएई के अंदर ये जो बारिश हुई अचानक से, इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। जब हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस पढ़ेंगे तो उसी के साथ यूएई के अंदर होने वाली बारिश के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन है क्या, व्हाट इज साइक्लोन्स। देखो, ये है साइक्लोन की इमेज। ये आपने साइक्लोन की इमेज आपने देखी होगी। ये है साइक्लोन की इमेज। आपने बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है शॉर्ट्स वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ एग्जैक्ट इसके पूरे वीडियो भी देखे होंगे कि कैसे साइक्लोन जो है लैंड पे आके तबाही मचाता है। तो साइक्लोन के बारे में जानते हैं कि साइक्लोन बेसिकली है क्या। साइक्लोन जो है समुद्र की सतह पे जो डेवलप होते हैं, और ये क्या है कि एक कम दबाव वाला एक एरिया होता है, लो प्रेशर एक एरिया होता है, और उसके चारों तरफ जो है पानी की जो जैसे इवेपोरेशन होता है, वो इवेपोरेशन होके पानी ऊपर उठता है। हवा जो है वो हल्की पड़ती है और वो उसको ऊपर उठाती है। उसके बाद वही पानी जो है, जो इवेपोरेशन है, वो पूरी तरह से घूम के एक बवंडर क्रिएट करता है, और उसके बाद आता है वो लैंड के ऊपर, ठीक है। और फिर बहुत तेज बारिश होती है। तो बेसिकली इसके एक्चुअल फैक्ट जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, दीज आर कैरेक्टराइज बाय रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन। एक रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन है साइक्लोन। क्या है? रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। यानी एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे ये एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ समुद्र के ऊपर, तो इसके चारों तरफ क्या है, इसको आई बोला जाता है। तो इसके चारों तरफ क्या है कि एक वॉल क्रिएट हो जाती है पानी की, और यही घूम के जो है एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन क्रिएट कर देता है। दूसरा इसमें क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है, उसके अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लाइन है, तो ये हुआ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ चलता है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसके अंदर जो है इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। जैसे यानी घड़ी की सुई जैसे घूमती है क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे इसकी डायरेक्शन होती है। तो एग्जाम के अंदर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट ये डाली जा सकती है कि जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब जब उसमें प्रॉपर स्टेटमेंट दे रखा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो साइक्लोन है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो साइक्लोन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट पे आपको अलर्ट रहना है। इसके अलावा एंटी साइक्लोन भी होता है। तो जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन इसके एकदम अपोजिट होता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें हम करेंगे कि ये साइक्लोन आते कहाँ कहाँ पे। तो जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो डिफाइन करता है साइक्लोन को कैसे। ये कह रहा है कि जो साइक्लोन है, ये खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, ये एक वेदर सिस्टम है। एक वेदर सिस्टम है जिसके अंदर जो हवाएं हैं, हवाओं की जो गति है
वो होती है कम से कम 63 किलोमीटर पर आवर, यानी 63 किलोमीटर 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है हवाओं की, कम से कम ये स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैसे कि मतलब लगभग 63 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर पे हल्का जो है साइक्लोन होता है, उसके बाद वो और प्रचंड रूप ले लेता है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक इसमें दिया गया है कि एक गेल फोर्स है, जिसपे गेल फोर्स क्या है कि जो गेल फोर्स है इज अ वे ऑफ मेजरिंग विंड स्पीड। ठीक है, तो गेल फोर्स के बारे में बात करेंगे। जो गेल फोर्स है ये वे है किसका, मेजरिंग विंड स्पीड, यानी हवाओं की गति को मापने का एक तरीका है गेल फोर्स। तो गेल फोर्स का आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेल फोर्स क्या है या किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा ग्लोब हुआ, इस पे देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ जो साइक्लोन है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो मोटे मोटे तौर पे साइक्लोन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहला हुआ हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा होता है हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक हो गया हमारा पोलर साइक्लोन। तो मेनली जो दो होते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब इस कंडीशन को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कहां से कहां तक आएंगे, उनकी रेंज होती है 0 डिग्री से, ये देखो ये है 0 डिग्री, ये है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, जीरो डिग्री की लाइन हो गई है। इससे 30 डिग्री की रेंज में नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ यहां पे आते हैं, इस बेल्ट में आते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये देखो इस रेंज में आएंगे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके ऊपर भी और नीचे भी जो साइक्लोन आएंगे उनको बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अब हम ये जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इसी बेल्ट में क्यों आते हैं, और इस बेल्ट में भी कौन सी ऐसी बेल्ट है जहां पे ये नहीं आते। तो 0 से 5 डिग्री के बीच में, ये 0 डिग्री लाइन है हमारी, इससे 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, यहां पे भी जो है साइक्लोन की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मतलब साइक्लोन बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे बन नहीं पाती। तो ऐसे में क्या है कि 0 से 5 से 10 डिग्री साउथ और नॉर्थ जो है साइक्लोन नहीं आते। अब वो सारे रीजन भी जानेंगे क्यों नहीं आते। तो एक साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है, किन कंडीशंस का होना जरूरी है, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो समुद्र है उसकी एक बड़ी सतह होनी चाहिए, बड़ी सतह होनी चाहिए, और उसका मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। एक बड़े क्षेत्र पे समुद्र के मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री। दूसरा रीजन होता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस जो फोर्स है उसका होना जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था कि 0 से 5 से 10 डिग्री के बीच में जो है साइक्लोन जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती कि 0 से और 5 से 10 डिग्री के बीच में जो है जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है या ना के बराबर होता है। उसका रीजन है कि जो हमारी अर्थ की रोटेशन है उससे ये रिलेटेड होता है, यानी जहां पे अर्थ की स्पीड ज्यादा होगी, जहां पे अर्थ की स्पीड मैक्सिमम होगी वहां पे कोरियोलिस फोर्स मिनिमम होगा। तो ऐसे ही जो पोलर है, पोलर के ऊपर क्या है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, और 0 डिग्री के आसपास कोरियोलिस फोर्स जो है वो 0 के आसपास है। तो ऐसे ही क्या है कि 0 से 5 से 10 डिग्री के बीच में साइक्लोन जनरेट नहीं हो पाएंगे, और उसके ऊपर यानी 5 से 10 डिग्री की रेंज से लेके 30-35 डिग्री की रेंज में नॉर्थ और साउथ दोनों जगह पे जो है साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके अलावा जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करता है कि साइक्लोन को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है उसको उसकी विंड को राइट मूवमेंट दे देता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज उसको मोड़ देता है। ठीक है, तो ये
कोई भी हवा होगी, जैसे इस बेल्ट में कौन सी विंड चलती है, इसमें चलती है ट्रेड विंड। इस बेल्ट के अंदर कौन सी विंड चलती है, ट्रेड विंड। और जो ट्रेड विंड है ग्लोब के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो देखो जो ट्रेड विंड है, जैसे अर्थ हुई हमारी, अब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है हमारा, तो यहाँ पे जो है दो बेल्ट हम बना लेते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न हमारी हो गई। तो इसी बेल्ट में क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ट्रेड विंड होगी उनकी डायरेक्शन ये होगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ट्रेड विंड होगी उनकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये जो ट्रेड विंड है, ये कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि इनको ऐसे घुमा देता है, राइट साइड में घुमा देता है। और जब हम इंडियन मॉनसून के बारे में बात करेंगे, जो जून जुलाई और अगस्त में बहुत एक्टिव रहता है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो ये जो इंडियन मॉनसून है, ये जब ये टॉपिक करेंगे उसके बारे में, इसके बारे में और डिटेल से हम बात कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं इसके अलावा और क्या कंडीशन होनी चाहिए साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। तो दो बातें मैंने आपको बता दी कि एक लार्ज सी सरफेस होना चाहिए और जिसका मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमल चेंज इन वर्टिकल विंड स्पीड, यानी जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें जो है, उसकी गति में जो है न्यूनतम बदलाव होना चाहिए। और एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर का होना जरूरी है। अब देखो ये चार जो कंडीशन हुई, उसमें से क्या है कि समुद्र की एक बड़ी सतह होनी चाहिए। समुद्र की बड़ी सतह पे मिनिमम टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए। दूसरा हमारा कोरियोलिस फोर्स हो गया, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। और जो विंड की वर्टिकल स्पीड है वो कम होनी चाहिए, विंड की वर्टिकल स्पीड कम होनी चाहिए। और हाई टेम्परेचर के चलते क्या है कि लो प्रेशर का एरिया होना चाहिए, लो प्रेशर का एरिया वहां पर होना चाहिए। जहां पे ये चार कंडीशन आपस में मिल जाएंगी, तो वहीं क्या है कि एक तरह से साइक्लोन के लिए कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और पूरे चांस है कि वहां पे साइक्लोन जो है जनरेट हो जाएगा, यानी साइक्लोन का फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये बातें हैं कि साइक्लोन बनता कैसे है। आगे हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर साइक्लोन कैसे आते हैं, उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं कि दुनिया भर में जो साइक्लोन आते हैं उनका अलग अलग नाम दिया रहता है। जैसे इंडिया के अंदर उसको साइक्लोन बोला जाता है। अभी हम जो साइक्लोन है उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हम मान लेते हैं एक सी है, सी सरफेस है जिसका मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसी में क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो प्रेशर है वो कैसा होगा, प्रेशर जो है लो प्रेशर हो जाएगा, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो जो हवाएं वहां पे आ रही है, यानी हवाओं के आने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वेपोरेशन हो रहा है, वेपोरेशन ऐसे ऐसे वेपोरेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो वेपोरेशन स्टार्ट होगा। और वेपोरेशन जब स्टार्ट होके हवाएं ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर के आसपास एक वॉल बनेगी, ऐसे इनमें जो है ये हवाएं ऊपर उठेगी। ठीक, तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है इसके लिए क्या होगा, इसको बोलेंगे इसकी आई, इसको बोलते हैं साइक्लोन की आई। ठीक है, और इसके दोनों तरफ जो ये जो वॉल खड़ी है इसको बोलते हैं आई वॉल, आई वॉल ये बन गई। तो क्या होगा कि जैसे इस लो प्रेशर के आसपास ये दो आई वॉल क्रिएट हो जाएगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इस डायरेक्शन में घूमती हुई ये वॉल ऐसे क्रिएट हो जाएंगी। अब देखो, अब जैसे समुद्र के ऊपर ये कंडीशन बन गई, अब इसके आसपास मान लो इंडिया का ये एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये है, और ये हो गई हमारी बे ऑफ बंगाल। तो यहां से क्या होगा, सतही जो टेम्परेचर होगा
वो सी की कंपेयर में ज्यादा होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये लो प्रेशर इस लो प्रेशर की कंपेयर में और भी ज्यादा लो होगा। तो क्या होगा कि एक तो जो ट्रेड विंड आ रही है, ट्रेड विंड आ रही है इधर से, दूसरा जो लो प्रेशर लैंड के ऊपर क्रिएट हो गया, ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, और ये हवाएं घूमती हुई, ये जो साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये घूमता हुआ जाएगा कहाँ पे, लैंड के ऊपर। और जब ये लैंड के ऊपर जाएगा तो ये क्या है कि पूरी तरह इसमें हवाएं, जो हवाएं हैं उनकी गति बहुत तेज होती है, हवाओं की गति तेज होती है। और तेज गति की हवाएं जब बारिश करते हुए लैंड के ऊपर जाएगी तो ये क्या है कि वहां पे पूरा एक बवंडर आता है, तबाही, मतलब एक तबाही मचा देता है। इतनी मतलब हैवी रेन इसमें होती है कि इसमें बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। एक चीज और आपने देखी होगी कि जब बारिश आती है, जैसे बारिश आई तो लगभग 1 घंटे तक बारिश हुई, 1 आवर हम इसमें मान लेते हैं कि 1 घंटे तक बारिश हुई। उसके बाद 15 मिनट, 20 मिनट या कुछ देर तक जो है बारिश रुक जाती है और फिर बारिश आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जैसे ये पहली बॉल है तो इसमें बारिश हो रही है खूब, ठीक है, इससे बारिश हुई, इससे बारिश होने के बाद जो अगली कंडीशन आती है वो आती है आई वाली, जो इसकी ये आई है साइक्लोन की, फिर आती है ये। इसमें क्या है कि जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ उतरती है, ठीक है, इसमें ऐसे ऊपर गई और ऐसे नीचे की तरफ उतरेगी, तो यहाँ पे ये आई क्रिएट हो गई। तो जहां आई होती है वहां पे बारिश नहीं होती, तो कुछ देर के लिए क्या होता है कि बारिश रुक जाती है, और रुकने के थोड़ी देर बाद ये वाली जो आई वॉल है यहाँ से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है साइक्लोन की बेसिक कंडीशन, या साइक्लोन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि दुनिया भर के अंदर जो साइक्लोन है उसको क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन है, ये अदर नेम्स ऑफ साइक्लोन है कि अलग अलग क्षेत्रों में या देशों में इसको क्या बोला जाता है। तो जो कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी के बारे में आप जानते होंगे। तो जो कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी की लोकेशन क्या है कि यूएस से और जो साउदर्न जो अमेरिका है उसके बीच में अटलांटिक सी के आसपास जो है कैरिबियन सी है। तो इस कैरिबियन सी के अंदर जो है साइक्लोन को क्या बोला जाता है? हरिकेन, हरिकेन्स इसको वहां पे बोला जाता है। और एग्जाम के अंदर मैच करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस का पीरी हो या चाहे यूपीएससी का पीरी हो या ऑल अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंदर ऐसे अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक रीजन दिया होगा, उसके सामने साइक्लोन का नाम दिया होगा और उसको फिर मैच करना है कि किस रीजन में साइक्लोन का क्या नाम दिया होता है। ऐसे ही जो चाइना सी है, चाइना सी के अंदर इसको बोला जाता है टाइफून्स, टाइफून्स। चाइना सी के अंदर क्या बोला जाता है इसको? टाइफून्स। जो इंडियन ओशियन है या इंडिया के अंदर इसको बोला जाता है साइक्लोन, साइक्लोन इसको बोला जाता है इंडिया के अंदर। अपने यहाँ तो सिंपल नेम है इसका, जैसे साइक्लोन है तो साइक्लोन ही रहेगा, ठीक है। फिर जापान की बात करते हैं, जापान के अंदर इसको टाइफून्स या टैफू बोला जाता है, जापान के अंदर इसको टाइफून या टैफू बोला जाता है। फिर बात करेंगे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, और ये जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना, ये अक्सर करके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको क्या बोला जाता है? विली विलीज, ठीक है, यानी विली विली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या बोला जाता है इसको? विली विली। अब फिलीपींस की बात करेंगे, फिलीपींस के अंदर इसको बोला जाता है बॉगियो, फिलीपींस के अंदर क्या बोला जाता है? बॉगियो। ऐसे यूएसए के अंदर ये भी पूछा जाता है। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरिकेन हो गया। अब इंडिया के अंदर तो क्या है कि इंडिया के अंदर तो इसका नाम साइक्लोन है, तो यहाँ पे तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कैरिबियन सी के अंदर हरिकेन हो गया, चाइना और जापान जो सी है उसके आसपास जो है इसको टाइफून्स बोला जाएगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोला जाएगा, और फिलीपींस के अंदर बॉगियो, और ऐसे यूएसए के अंदर इसको बोला जाता है टोर्नेडोज या टोर्नेडो। अब ये देखो, ये टोर्नेडो जो वर्ड है ना, टोर्नेडो वर्ड है, ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से चलने वाले तूफान होते हैं। टोर्नेडो हाई स्पीड के तूफान होते हैं ये, और इनमें बहुत ज्यादा बारिश और आंधियां आती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है टोर्नेडोज। एक बार मैप के ऊपर भी इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ये हुआ इंडियन ओशन,
ये हुआ हमारा इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन के अंदर तो इसको साइक्लोन ही बोला जाएगा, ठीक है। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में इसको क्या बोला जाएगा, विली विली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विली। और यहाँ पे ये हो गया हमारा जापान और चाइना वाला एरिया, तो यहाँ इसको बोला जाता है टाइफून। यहाँ पे क्या बोला जाता है, टाइफून। ये कैरिबियन सी है, ठीक है। कैरिबियन सी के अंदर क्या बोला जाता है इसको, हरिकेन्स। कैरिबियन सी के अंदर इसको हरिकेन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे, या यहाँ पे जो तूफान आते हैं इनको क्या बोला जाता है, टोर्नेडो। टोर्नेडो। तो ये 4-5 है जो मिलाने के लिए आते हैं। अब इंडिया के अंदर देख लेते हैं कि साइक्लोन से रिलेटेड कौन कौन से एरिया हैं जहां पे इंडिया के अंदर साइक्लोन आते हैं। देखो ये इंडिया का मैप है, इसमें ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, ये वाला बे ऑफ बंगाल का एरिया है, और ये अरबियन सी का एरिया है, ठीक है। अब इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है 7500 किलोमीटर है, 516 किलोमीटर। उसका 76% एरिया जो है वो साइक्लोन प्रोन एरिया है, यानी इंडिया की अधिकांश तटों पे जो है साइक्लोन आते हैं और बहुत हाई लेवल के आते हैं। अब इनमें जैसे जो बहुत ज्यादा डार्क है ना, जो ज्यादा डार्क है ब्लू में, वहां पे आते हैं और भी ज्यादा तेज साइक्लोन। जैसे जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया हो गया, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया हो गया, केरला का कोस्टल एरिया हो गया, ऐसे ही कर्नाटका का कोस्टल एरिया हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे तो ये थोड़े कमजोर है, महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटका के अंदर हल्के साइक्लोन आते हैं, लेकिन जो खंबात की खाड़ी है गुजरात और जो वेस्टर्न गुजरात है, यहाँ पे हाई लेवल के साइक्लोन देखे जाते हैं। अब यहाँ पे साइक्लोन क्यों आ रहे हैं, अब यहाँ पे इंडिया के अंदर देखिए कि जो साउदर्न जो केरला और तमिलनाडु है यहाँ पे हल्के आते हैं। तो बात करेंगे कि इंडिया के अंदर ये साइक्लोन आते क्यों हैं। तो इंडिया का की जो ग्लोब पे जो कंडीशन है या लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, उससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे, और उसमें देखेंगे कि इंडिया के अंदर ऐसी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है जिसके चलते इंडिया में साइक्लोन आते हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो आप देखो कि जो 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो जाता है लगभग यहाँ से इंडिया के अंदर, ठीक है। दूसरा जो 0 से 5 डिग्री मैंने आपको बताया था जहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है, तो वो आप यहां से हटा दो नीचे से। तो ये पूरा जो एरिया है, और खासकर तटों पे या कोस्टल एरियाज पे जो है साइक्लोन बनते हैं। ऊपर से ये हो गई बे ऑफ बंगाल, बड़ी समुद्री सतह है, टेम्परेचर अच्छा मिलता है, और टेम्परेचर जब अच्छा मिलता है, टेम्परेचर अच्छा हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो लैंड है यहाँ पे भी लो प्रेशर का एरिया जो है बन जाता है, तो ये खींचता है इसको इस साइड में ऐसे। तो ऐसे जो है इंडिया के अंदर साइक्लोन आते हैं, ऐसे इस साइड में साइक्लोन क्रिएट होते हैं। यहाँ अरबियन सी है, और इस अरबियन सी से जो है इस साइड में जो है साइक्लोन आते हैं यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर जो है साइक्लोन ऐसे आते हैं। अब आगे बात करेंगे हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस की। देखो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में आप अच्छे से जानते हो। सर्दियों के दिनों में आपने बारिश महसूस की होगी कि सर्दियों के दिनों के अंदर बारिश आती है, और उस बारिश को अच्छा भी माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है कि नॉर्दर्न जो इंडिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, नॉर्दर्न राजस्थान हो गया, पंजाब का एरिया हो गया, या जम्मू कश्मीर के नीचे वाला एरिया हो गया। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो है सर्दी के दिनों में अच्छी खासी बारिश होती है। अब ये मॉनसून वाली बारिश नहीं होती, ये मॉनसून के अलावा बारिश होती है। अब ये तो आपने देख लिया ना कि बारिश होती है। एक इस बारिश को फायदे के लिए भी माना जाता है कि जो रबी की जो फसल होती है, जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल कब होती है, रबी की फसल होती है सर्दियों के दिनों में, जैसे गेहूं, सरसों। तो इसकी फॉर्मेशन जानेंगे कि ये बनता कैसे है। उसके बाद जैसे रबी की जो फसल है उस टाइम ये बारिश हुई, ठीक है, तो फसल के लिए ये पानी अच्छा रहा। उसके बाद मार्च अप्रैल में कुछ सूखे आंधी आती हैं या बारिश भी आती है, और हाल के दिनों में तो इसकी जो है बारंबारता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, पहले की कंपेयर में अब बारिश ज्यादा होने लगी।
दिल्ली के अंदर 2021 के अंदर रिकॉर्ड टूट गया था बारिश का। तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस होते क्या है। इंडिया के अंदर जैसे राजस्थान के अंदर इसको क्या बोला जाता है, मावट। राजस्थान के अंदर इसको बोला जाता है मावट। मावट इसको बोला जाता है बारिश को। तो एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मावट क्या होता है। तो बेसिकली सर्दी के दिनों में होने वाली बारिश को जो है या वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जो बारिश होती है उसको राजस्थान के अंदर मावट बोला जाता है। अब ये किस फसल के लिए अच्छा होता है, ये रबी की फसल के लिए फायदेमंद होता है। और एक चीज और आपने सुनी होगी कि गांव में लोग ना पहले ही बता देते हैं कि बारिश होने की संभावना है सर्दियों के दिनों में। उन्हें कैसे पता चल जाता है? ये जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता है ना, तो उससे पहले ही क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अंदाजा लगा लिया जाता है कि आज बारिश होने वाली है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है इंडिया के अंदर, तो उससे क्या है कि एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। वैसे भी जो थार डेजर्ट है उसके चलते ये अट्रैक्ट होता है इधर। तो इसका पूरा हम डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखो अपने नाम से ही इसमें इसके नाम से इसके अंदर एक मीनिंग छिपा हुआ है कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो वेस्ट की तरफ से आता है। और आता कहाँ पे? आता है पाकिस्तान, ईरान होते हुए इंडिया के अंदर। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। तो यहाँ पे आता है ऐसे इंडिया के अंदर, ये आता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। इसको लाने वाली कंडीशन कौन कौन सी है? लाने वाली कंडीशन दो कंडीशन है। मेन कंडीशन है इसके लिए जो वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम चलती है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। ये क्या होती है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम? देखो धरती के ऊपर 8 से 10 किलोमीटर ऊपर, धरती के 8 से 12 किलोमीटर के ऊपर एक बेल्ट है। उस बेल्ट के अंदर वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट जो है 100-150 किलोमीटर मिनिमम स्पीड बता रहा हूं मैं, इतनी तेज हवाएं चलती है। एक बेल्ट है जो इसको मेडिटेरियन सी से खींच के इंडिया के अंदर लाती है। अब ये अगर आपने हवाई यात्रा की होगी, कभी ट्रेवल किया होगा प्लेन से, तो आपने देखा होगा कि आपको जो है ऊपर जाते ही एक मैसेज मिलता है कि कुछ देर के लिए टर्बुलेंस आ सकता है। तो ये टर्बुलेंस कैसे आता है? जब इस बेल्ट को क्रॉस करके ऊपर जा रहा होता है ना हवाई जहाज, तभी, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो उसमें टर्बुलेंस आ जाता है, पूरा जहाज हिलने लगता है। तो यही जेट स्ट्रीम वाली बेल्ट होती है जिसको क्रॉस करके जहाज इसके ऊपर उठता है और वहां पे मौसम एकदम शांत होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जेट स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन होती है वेस्ट से ईस्ट। अब इसको जानते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस है क्या। देखो जो IMD है, इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है ये ऐसे तूफान है जो कैस्पियन सी अभी मैं आपको मैप के द्वारा दिखाऊंगा, मैप पे इसकी लोकेशन दिखाऊंगा। कैस्पियन सी और जो मेडिटेरियन सी है, यानी एक हो गया हमारा कैस्पियन सी और दूसरा हो गया हमारा मेडिटेरियन सी, इसके ऊपर ये बनते हैं। और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। किस टाइप के साइक्लोन? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होते हैं कहां पे? मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी के ऊपर। यहां से ये ऊपर उठते हैं और इंडिया के अंदर जो थार डेजर्ट है, इंडिया के अंदर थार डेजर्ट है, पाकिस्तान के अंदर भी इसका कुछ एरिया है। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया और ऊपर जेट स्ट्रीम हो गई। तो ये खींच के लाते हैं इसको इंडिया के अंदर। तो ऐसे तूफान है जो कि सर्दियों के दिनों में या जो गैर मानसूनी जो सीजन होता है उस टाइम ये आते हैं इंडिया के अंदर। तो ये हमारे वेस्टर्न डिस्टरबेंस। इसके अलावा इसमें और भी चीजें आपने देखी होगी, जैसे ओलावृष्टि होना, यानी ओलों की बारिश होना, बर्फ गिरना, ऐसी घटनाएं इसमें होती है। इनके आने से क्या है कि पहाड़ों में बर्फ गिरने लगती है, अचानक ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे चेंज इसकी वजह से इंडिया के अंदर देखे जाते हैं। एक बार हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं, मैप के ऊपर इसकी लोकेशन क्या है। देखो ये है हमारा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा कैस्पियन सी। इंडिया की लोकेशन है यहाँ पे, ये इंडिया की लोकेशन है। तो यहां से ये आ रहे हैं ऐसे इंडिया के अंदर।
ठीक है, अब जेट स्ट्रीम चल रही है ऐसे, जेट स्ट्रीम चल रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये जेट स्ट्रीम की चपेट में जैसे ही आएगी, क्योंकि ये ऊपर उठेंगे, बन के ऊपर उठेंगे तो जेट स्ट्रीम की चपेट में, जेट स्ट्रीम जैसे इनको इधर लेके चलती है तो ये लो प्रेशर का एरिया यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये लो प्रेशर का एरिया है क्योंकि यहाँ पे थार डेजर्ट है और इसमें क्या है, गर्मी बढ़ने से, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसे इंडिया के अंदर ये सर्दियों के दिनों में बारिश होती है। और अब जैसे सर्दियां चली गई और धीरे धीरे जो सूरज है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आ रहा है। 22 दिसंबर के बाद जो सन है वो क्या है कि वो नॉर्थ की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 21 जून को वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। तो धीरे धीरे जब सूरज इधर की तरफ आ रहा है तो गर्मी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, यानी लो प्रेशर क्रिएट होता जाएगा। और उसी लो प्रेशर के चलते कब अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में जो है, या मार्च के एंड में क्या होता है कि ये बारिश, कभी कभी जो है बारिश आती है और कभी कभी जो है यहाँ पे तूफान आते हैं। और ये तूफान कैसे होते हैं, ये होते हैं आंधी भरे तूफान। अब ये तूफान आंधी भरे क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इसमें बारिश तो आई नहीं, खाली हवा इसकी खींच ली। और इधर है थार डेजर्ट, पूरा पाकिस्तान और ये ईरान तक जो है कैसा है, डेजर्ट टाइप का। इंडिया के अंदर तो थार डेजर्ट हो गए, इसके अलावा ईरान में भी डेजर्ट है। वहां से क्या है कि ये इस मिट्टी को उठा के पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ये हवाएं आती हैं और आंधियां आती है, सूखे तूफान आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इंडिया के अंदर जो है मार्च अप्रैल और मई के अंदर ये तूफान इसलिए आते हैं, कभी कभी इनके साथ बारिश भी आती है। अभी हम एक घटना के बारे में और पढ़ेंगे, और वो क्या है, वो है हमारी कि दुबई के अंदर 16 अप्रैल को जो है 16 अप्रैल को क्या है, दुबई के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब लोगों को लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल रेन है कि नेचुरल रेन है, क्या इसका रीजन है, क्योंकि अक्सर करके दुबई क्या है कि आर्टिफिशियल रेन अपने यहाँ कराता रहता है। अब दुबई का जो पूरा सिस्टम है यूएई का, वो क्या है कि उनके यहाँ पे बारिश अक्सर करके बहुत कम होती है, बारिश कम होती है। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा इस हिसाब से बना है कि भाई बारिश नहीं होती, तो इसलिए उसे उन्होंने ज्यादा ध्यान में नहीं रखा। और अचानक 16 अप्रैल को पूरे लगभग दोपहर के 2:30 बजे यूएई के ऊपर जो है पूरा आसमान जो है बादलों से ढक गया, अंधेरा छा गया पूरी तरह। और अचानक बहुत तेज बारिश हुई और बारिश होने के चलते, हैवी रेनफॉल होने के चलते क्या है कि बाढ़ आ गई दुबई के अंदर। अब जो हबीबी है वो आ गए टेंशन में, हबीबी टेंशन में आ गई। खैर वो तो उनका सिस्टम है कि उन्होंने उससे कैसे निपटा, लेकिन हम बात करेंगे कि इस रेनफॉल के पीछे वजह क्या है। अब देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि ये टाइम किसका होता है, फेब से लेके और मई के स्टार्टिंग तक या अप्रैल के एंड तक क्या होता है, ये टाइम होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस का टाइम होता है। तो इसी में 2-3 घटनाएं हैं जिनके चलते जो है दुबई के अंदर बारिश को मेजर रीजन माना जा रहा है। तो पहली घटना देखते हैं, पहली घटना क्या है। पहली घटना तो हो गई हमारी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो अक्सर करके इंडिया के ऊपर आता है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज होके वो चला गया दुबई में। कहाँ चला गया, दुबई में चला गया। दूसरा इससे रिलेटेड जो इशू है वो है मेन है क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज के चलते क्या है, आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ रही है जिससे के चलते जो है कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। जहां पे जरूरत है बारिश होनी चाहिए मॉनसून के टाइम पे, वहां बारिश कम हो गई। और जब जहां पे बारिश नहीं होती अक्सर करके वहां पे बाढ़ आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज के चलते पूरा सिस्टम चेंज होता जा रहा है। दूसरा रीजन इसका एक और है कि दुबई के अंदर रेत ज्यादा है, क्या है, सैंड्स ज्यादा है। और सैंड्स ज्यादा है तो जब उस पर धूप पड़ती है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जब ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की जो हवाएं थी इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ इसको, और इसको खींच लिया यूएई की तरफ खींच लिया। और जैसे ये जो हवाएं जो इंडिया की तरफ आती इसको खींचा इन्होंने इधर, और इधर खींच के क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल दुबई के अंदर देखा गया या यूएई के अंदर देखा गया। तो ये था मेन रीजन कि दुबई के अंदर क्यों इतनी बारिश हुई है। तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टिफिशियल रेन हुई है। हाँ, हालांकि वो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन नहीं है, ये
एक तरह की नेचुरल डिजास्टर है उनके लिए। तो अब हम बात करते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में। देखो साइक्लोन क्या है और एंटी साइक्लोन क्या है, इनका डिफरेंस पता होना जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है? क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये हो गया हमारा एंटी साइक्लोन। अब जो एंटी साइक्लोन है, इससे ही जो है इसका मीनिंग सामने आ रहा है कि जो एंटी साइक्लोन है वो साइक्लोन के एकदम ऑपोजिट है। तो जो साइक्लोन है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होगा 0 से 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि 0 से जो है 5 डिग्री के आसपास तो जो है साइक्लोन बनने की कंडीशन होती ही नहीं। तो ये मान के चलिए कि 5 से 30 डिग्री के बीच में जो आए साइक्लोन आएंगे। ठीक है, और इन साइक्लोन को बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये जनरेट कहाँ होते हैं? ये जनरेट होते हैं समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर जो है जनरेट होते हैं। एंटी साइक्लोन जो है वो 30 से 35 डिग्री 30 या 35 डिग्री से जो है ऊपर पोलर की तरफ जो है 30-35 डिग्री से जो है 60 डिग्री के आसपास जो है इनका फॉर्मेशन होती है। अब ये जैसे ये समुद्र के ऊपर ये बनते हैं, तो जो एंटी साइक्लोन है ये जो है लैंड के ऊपर बनते हैं, लैंड के ऊपर ये बनते हैं। ये लो प्रेशर की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये लो प्रेशर की वजह से क्रिएट होते हैं, ये हाई प्रेशर की वजह से क्रिएट होते हैं, हाई प्रेशर की वजह से ये क्रिएट होते हैं। एक और चीज कि जो साइक्लोन होता है, जो साइक्लोन है उसकी जो आई होगी, इसकी आई की रेडियस जो है लगभग 15 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक होगी। और जो एंटी साइक्लोन है इसकी जो आई होगी, इसके अंदर जो आईज होगी, इसकी रेडियस 150 किलोमीटर से 300 से लेके लगभग 500 किलोमीटर तक इसकी रेडियस हो सकती है। यानी आकार में बहुत बड़े होते हैं एंटी साइक्लोन, और जो साइक्लोन है वो आकार में छोटे होते हैं। एक और रीजन, जो साइक्लोन होते हैं ये तबाही मचाते हैं। ठीक है, इनसे क्या है कि आपदाएं आती है बड़े लेवल पे, इनसे हैवी रेनफॉल होगा, बाढ़ आ जाएगी, तेज आंधियां आएंगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बारिश नहीं होगी इतनी, इसमें इतनी बारिश नहीं होगी, इतनी तबाही नहीं मचेगी। हवाओं की स्पीड इसमें कम होती है और साइक्लोन के अंदर ज्यादा होती है। अब जो साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हम एग्जांपल लेते हैं। साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो है इनकी डायरेक्शन होती है। एंटी साइक्लोन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है। ये हुई डायरेक्शन की बात। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के अंदर जो मेजर डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए। यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, बस ये इसके कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज है। एक हेमिस्फीयर में आप याद रख लो, नॉर्थ में रख लो या साउथ में रख लो। मान लो नॉर्थ में रख लिया तो साउथ में उसका एकदम उसको उल्टा कर दो आप। तो इसी से स्टेटमेंट उठाए जा सकते हैं कि भाई एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इस टाइप के कंसेप्ट है। इसकी आई छोटी होती है, उसकी आई बड़ी होती है। ठीक है, ये इसका एरिया कौन सा है, उसका एरिया कौन सा है। इसके अलावा कुछ पोलर साइक्लोन भी होते हैं जहां पे बर्फीले तूफान चलते हैं, तो वो थोड़ा इससे अलग नेचर के होते हैं। तो आज के टॉपिक में साइक्लोन हो गया। तो आज के टॉपिक में हमने साइक्लोन कवर किया, साइक्लोन किया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस किया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के अलावा हमने जाना कि दुबई के अंदर या यूएई के अंदर जो है वो फ्लड क्यों आई। ये तो करंट का टॉपिक हो गया, ये जानना जरूरी था क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो साइक्लोन और जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उसी से रिलेटेड है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम के बारे में जान लिया। तो ये मोटी मोटी बातें जो थी वो हमने जान ली। एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो पूरा मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।